ठीक है, ये हमारी है टैली। इसके अंदर ये प्रॉफिट आया हमारा नेट लॉस, और नेट लॉस ये अभी डिफ़र्ड टैक्स का प्रोविज़न नहीं किया, उससे पहले गए कुछ और खुल गया। डिफ़र्ड टैक्स का प्रोविज़न नहीं किया। ऑल्ट F1 से हम पूरी डिटेल देख लेते हैं। कुछ बहुत ही ना के बराबर एक छोटी सी टैली है ये, और इसके अंदर इनडायरेक्ट इनकम में अभी कुछ नहीं डाला, एक्सपेंसेस में ये कुछ चीज़ें हैं, ये इसकी सेल है। अभी हमें किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिफ़र्ड टैक्स का प्रोविज़न करना होता है। विशेषकर डिफ़र्ड टैक्स क्या होता है, मैं वैसे थ्योरेटिकली बताऊँ तो डिफ़र्ड टैक्स क्या होता है कि जो, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटी सी वो खोल लेता हूँ, एक एक्सेल पे कोई एक्सेल खुली है, मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ ऐसे समझाने के लिए, बाद में से इसमें हटा देंगे कि मतलब जस्ट एक थ्योरेटिकल बात, बहुत छोटी सी बात के लिए। डिफ़र्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे इनकम टैक्स, देखो कंपनी के केस में ना, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट बनी और उसमें मान लो एक प्रॉफिट आया, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट आया 10,000 रुपये किसी कंपनी में, है ना। लेकिन कंपनी में ये जो प्रॉफिट है, इसके अंदर जो, अगर मैं ये कहूँ कि एक और चीज़ कहता हूँ कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, डेप्रीसिएशन और टैक्स से पहले, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स, PBDT बोलते हैं उसको। मतलब इसको मैं ले लेता हूँ 15,000 रुपये, फिर इसमें लेस डेप्रीसिएशन घटा देंगे, मान लेते हैं 5,000 रुपये कंपनी एक्ट के हिसाब से डेप्रीसिएशन है, एज पर कंपनी एक्ट। होता क्या है, कंपनी एक्ट में डेप्रीसिएशन कोई एसेट्स कितने नंबर ऑफ डेज तक यूज़ होता है उसके बेस पे, और उसमें कितने नंबर ऑफ डेज में एसेट्स यूज़ हुआ उसका, और इसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डेप्रीसिएशन कितना आएगा, ठीक है। लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो है, इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन या तो मतलब लेस देन 180 डेज या मोर देन 180 डेज एसेट्स यूज़ हुआ, ये दो क्राइटेरिया होते हैं। और रेट ऑफ टैक्स जो है, टैक्स रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन पे जो रेट होता है वो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इसमें अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर मान लो बात करें फिक्स एसेट्स पे किसी चीज़ की, कोई भी एक चीज़ की, तो कंपनी एक्ट में हो सकता है कि यहाँ पे एसेट्स को ना 5 ईयर के हिसाब से वैल्यूएशन की जाती है कि इस एसेट्स की वैल्यू 5 साल है, तो 5 साल में जो रेट आएगा वो कुछ अलग आएगा। और यहाँ जो है ना 15% लेते हैं, फिक्स रेट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो यानी कि इसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि डेप्रीसिएशन एज पर कंपनी एक्ट आया 5,000 रुपये, तो इसके बाद हमारा प्रॉफिट, अगर डेप्रीसिएशन के बाद का प्रॉफिट निकालें तो आ गया ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। मतलब डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स था पहले, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आफ्टर डेप्रीसिएशन, तो यही हुआ ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इनकम टैक्स जो बनेगा वो घटा देंगे, तो फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। इनकम टैक्स के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT वो होता है। अब इनकम टैक्स की कैलकुलेट करने से पहले इनकम टैक्स का एक्ट के हिसाब से डेप्रीसिएशन कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। तो मान लेते हैं कि इनकम टैक्स में क्योंकि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से और रेट अलग है, तो एज पर इनकम टैक्स, एज पर कंपनीज एक्ट अगर इसका 5,000 डेप्रीसिएशन है, मान लेते हैं यहाँ डेप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 7,500 रुपये, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 7,500 रुपये टैक्स बने। मतलब टैक्स अलग अलग हो सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कंपनी एक्ट के हिसाब से डेप्रीसिएशन अमाउंट, मतलब ये डेप्रीसिएशन यहाँ 5,000 बन रहा था एज पर कंपनी एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यहाँ पे तो देखो, अब इनकम टैक्स तो बाद की बात, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 10,000 आया,
पर अगर हम प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट PBDT लेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 15,000 लेस, मतलब इसमें या यूं दूसरे तरीके से हम यूं भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेंगे ये 10,000 रुपये जो आया एज पर बैलेंस शीट के हिसाब से यही, और इसमें हम ऐड बैक कर देंगे वापस डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट का वापस डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। तो 5,000 था, तो फिर आपस PBDT आ गया हमारा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 15,000 हैं, फिर लेस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट IT एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन ये आया। तो टैक्सेबल इनकम क्या हुई हमारी, 15,000 में से ये घटाएंगे तो टैक्सेबल इनकम हुई 7,500 रुपये, और इस पे टैक्स अगर हम 26% लेके चलते हैं मान लेते हैं, तो इसका टैक्स बना हमारा इस फिगर का इंटू 26% 1,950 रुपये, और इस पे सेस भी होता है, % अगर सेस है तो इसका 4% ये, तो टोटल टैक्स हमारा आ गया 450। तो यहाँ पे इनकम टैक्स लिखेंगे 2028 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा ये है। तो अब हमें, मेरा पॉइंट ये है कि इनकम टैक्स के लिए जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो कुछ और है, कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट कुछ और है, दोनों फिगर में चेंज है। तो और इस डिफरेंस की वजह से कि भाई कंपनी एक्ट के हिसाब से 10,000 है, इनकम टैक्स के हिसाब से 75,000 है और 7,500 रुपये, और ये डिफरेंस क्रिएट किस वजह से हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से। अच्छा, अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कम होना लग जाएगा, कंपनी एक्ट का ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि रेट का जो डिफरेंस है ना वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब दोनों असेट्स की वैल्यू, जब डेप्रिसिएशन जीरो हो जाए, मतलब सारे एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जितने एसेट्स की वैल्यू थी उतना ही डेप्रिसिएशन लगना है, बस टाइमिंग का फ़र्क है। यानी कि इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ इस टाइम पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, कंपनी एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कम है। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकम टैक्स के हिसाब से कम हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो वैल्यू पे ही लगना है, तो धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाएगी तो इनकम टैक्स फिर कम होना शुरू हो जाएगा। कंपनी एक्ट में धीरे कम हो रही है तो धीरे धीरे कम होगा, मतलब अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि जितनी फिक्स एसेट्स की वैल्यू है पूरी की पूरी डेप्रिशिएट होनी है। तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इस इनकम में कंपनी एक्ट के हिसाब से और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, वो जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, डिफरेंस इन इनकम एज पर IT एक्ट एंड एज पर शेड्यूल, हाँ लेकिन वो तो फिर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट, वो जो डिफरेंस है एज पर दिस एंड दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। हाँ बोलो। लेकिन कभी जीरो तो जाएगी ही नहीं, सारा थोड़ा ना कम, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू तो आ जाएगी ना लास्ट में, सपोज करो दोनों की रिटर्न डाउन वैल्यू 10-10 रुपये रहनी है किसी एसेट्स की, मतलब मेथड में स्ट्रेट लाइन में भी रिटर्न डाउन वैल्यू एक रेजिडुअल, कंपनी एक्ट में एक रेजिडुअल वैल्यू लेके चलते हैं, इनकम टैक्स में भी धीरे धीरे होती जाती है, मतलब लास्ट टाइम पे एक ऐसा डिफरेंस आएगा वो नॉमिनल रहेगा, पैसों में रहेगा वो डिफरेंस, यानी कि उतना ही डेप्रिसिएशन उधर आएगा उतना ही उधर आएगा, कहने का मतलब जो मेजर पार्ट था वो डेप्रिशिएट हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी कि वो डिफरेंस टाइम की वजह से क्रिएट हो रहा है ये, इसलिए इसको टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। तो कहता है जो डिफर्ड टैक्स के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुआ, ICICI ने इशू किया कि भाई ये जो टाइमिंग डिफरेंस है ना, इसको आप इस प्रॉफिट में से एडजस्ट करके दिखाओ प्रॉफिट, यानी कि इसका मतलब आज आप, क्योंकि इनकम टैक्स में तो आप कुछ कर नहीं सकते, वहाँ तो टैक्स 7500 पे देना है, तो फिर हमें यहाँ पे भी जो ये प्रॉफिट, आपने ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा रहे हो या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो 7973 दिखा रहे हो, और इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 7500, मतलब इसमें अगर हम वही टैक्स घटा दें तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 54 और यहाँ ये आ रहा है। इन दोनों के टाइमिंग डिफरेंस को एडजस्ट कर दो कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम दिखे, यानी कि अगर हम वो टाइमिंग डिफरेंस को एडजस्ट कर दें तो फिर वो डिफरेंस नहीं रहेगा,
डिफरेंस फिर भी रहेगा क्योंकि पूरा एडजस्ट होगा नहीं, पर कुछ ना कुछ उसका एक बहुत Time कॉम्प्लिकेटेड लग फार्मूला जाएगा है। उसको बहुत जाके। हाँ, तो इन्होंने इसलिए डिफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करी कि टू एलिमिनेट इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ये मैं आपको एक तरीके से वो थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफर्ड टैक्स का 20 है या 21 है, उसके अंदर रीजनिंग दी गई है कि ये क्यों करा, यानी डिफर्ड टैक्स का प्रोविजन क्यों किया जाता है कंपनी में, उस टाइमिंग डिफरेंस के इफेक्ट को नल करने के लिए, उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम फिर एक डिफर्ड टैक्स का प्रोविजन करेंगे और उस डिफर्ड टैक्स का अगर फिगर आएगा इन दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली, तो बेसिकली मोटा मोटा मैं वैसे ही बताऊं इफेक्ट क्या है, जो डिफरेंस है दोनों के 2,500 का है ना, उस 2,500 के डिफरेंस पे जो टैक्स बनता है, अगर उतना ही टैक्स हम पे कर दे और यहाँ पे एक्स्ट्रा मान लें तो फिर उस इनकम टैक्स वाले के बराबर ही हो जाएगा हमारा। तो डिफरेंस और उस पे टैक्स इफेक्ट वही 26% का हमारा टैक्स रेट है। हाँ। तो हम 26% उस डिफरेंस का 26% ले लेंगे तो 650, तो यानी कि +4 वो भी है, सेस भी है। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल, अगर हम ये 650 और इसमें से घटा दें तो मोटा मोटा हम उसके बराबर ही पहुंच जाएंगे, या नहीं पहुंचते हैं। इसका 26% क्यों घटाएंगे, पूरा क्यों नहीं? नहीं, डिफरेंस क्योंकि जो टाइमिंग डिफरेंस अभी क्रिएट हुआ है वो केवल इस फिगर की वजह से हुआ है। इस 2500 रुपए का ही तो डिफरेंस है इसके और इसके बीच में। 2500 कम करो तो ना फिर, 2500 का तभी तो पता टैक्स इफेक्ट, यहाँ टैक्स इफेक्ट, केवल टैक्स इफेक्ट को एलिमिनेट करना है, 2500 रुपए को पूरे को नहीं करना, फिर तो प्रॉफिट ही सेम आ जाएगा। चलेगा। वही तो है, लेकिन नहीं पूरा ही नहीं, तो है टैक्स। एक्चुअली हमारा डिफरेंस मतलब टैक्स, अगर कंपनी एक्ट के हिसाब से टैक्स देते और इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स देते तो वो 650 का ही तो डिफरेंस आता है कंपनी के टैक्स हिसाब से का। तो हमने दिखाया ही नहीं अभी कितना। करा नहीं, पर मैं हाँ, कहता करा ही हूँ नहीं। अगर कंपनी एक्ट के हिसाब से अगर यही टैक्स की कैलकुलेट करते हम तो क्या आती, इस फिगर पे टैक्स कैलकुलेट करते, अगर 10,000 का 26% नंबर में लेगा इसको, तो वो 2600 बनता, यहाँ 2,000 बनता, तो वो जो मोटा मोटा डिफरेंस है इसके फिर इस बीच पे में। सेस। हाँ, सेस मैंने किया नहीं, मैं जस्ट मतलब वो 650 रुपये का टैक्स का डिफरेंस है, और वो टैक्स का डिफरेंस किस वजह से आया, ड्यू टू टाइमिंग। मतलब डिफर्ड टैक्स का प्रोविजन करना है, इनकम का नहीं। डिफर्ड इनकम की बात नहीं कर रहे हम डिफर्ड टैक्स की बात करें, मतलब टैक्स के टैक्स का जो इफेक्ट है वो एलिमिनेट कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये होना चाहिए फिर, ना कि वो कि अगर टैक्स का डिफरेंस हटा देंगे तो फिर ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाएगी इनकम टैक्स। मतलब फिर इनकम टैक्स की वजह से आपके बेसिकली मकसद क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का, कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू बताना था हमने कि सही मायने में सही प्रॉफिट एज पर कंपनी एक्ट भी ये होना चाहिए। तो कंपनी को सही प्रॉफिट 7300 हुआ है, ना कि 7,900, 7,300 हुआ है। 650 रुपये का भी खर्चा और है, लेकिन हम उसको आज नहीं करा क्योंकि 650 रुपये हमें कम टैक्स देना पड़ा इसकी इसमें इस हमने कंपनी, क्योंकि कंपनी एक्ट के हिसाब से मतलब 650 रुपये का टैक्स कम बनता है, जबकि इनकम टैक्स के हिसाब मतलब कहने का मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से हमारे को 650 रुपये का टैक्स का बेनिफिट मिला। बेनिफिट क्यों मिला, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा था, वो बेनिफिट मिलता ही नहीं हमें। अगर हमारा ये दोनों में टाइमिंग डिफरेंस नहीं होता तो हमें 650 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता। तो मान लो कि वो 650 का भी प्रोविजन कर लो अभी से ही अपनी किताबों में, दैट इज कॉल्ड डिफर्ड टैक्स। और इसके लिए जो हम एंट्री डालेंगे, अगर हमारे यहाँ पे ये खर्चा मान लिया गया, क्योंकि ये एक तरीके से खर्चा है फिलहाल, क्योंकि अगर टैक्स है, ये उल्टा भी हो सकता था, ये इफेक्ट रिवर्स भी हो सकता था। यहाँ पे यहाँ 2.5 रह जाते इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन, तो यहाँ हमें ज़्यादा देना पड़ता है इनकम टैक्स। तो वहाँ फिर एक तरीके से यहाँ अगर इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ता तो हमें यहाँ पे इनकम दिखानी पड़ती, तभी तो टैक्स उसके बराबर पहुँचते। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये एज ए एक्सपेंसेस है तो हम एक्सपेंसेस बुक करेंगे तो डेबिट कर देंगे किसको, डिफर्ड टैक्स अकाउंट को, और क्रेडिट करेंगे। इस केस में लाइबिलिटी क्रिएट होगी, बाद में हमें पे करना ही करना है ये टैक्स, क्योंकि अब टैक्स कम पे किया तो बाद में पे करेंगे, तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 650 रुपये की।
ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर वो एसेट्स बन जाएगा तो वो रिवर्स हो जाएगी उसका इफेक्ट। तो इस पर्पज़ से मैं बहुत ही मतलब आपको अगर ये 20% भी मैंने जो बात बताई उसका 20 या 30% आपको समझ में आ गया, 40% समझ में आ गया, तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया है। आप एक बार बताना कितना समझ में आ गया अर्षित आपको, मैं जो बताया उसमें से कितना आ गया, क्योंकि मैंने भी टोटल सही चीज़ का 50% ही बताया होगा, यूँ मान लो। समझ गया 70% तो जितना मैंने बताया उसका 70% मेन चीज़ तो समझ गया जो टॉपिक था। तो मतलब टोटल चीज़, हाँ मेन चीज़ समझ में, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके केस में। अब यहाँ हमारा ये था इसके केस में लॉस। अब डिफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें, अच्छा टाइमिंग डिफरेंस और किन किन चीज़ों का होता है इसके केस में, जैसे ये ब्लेम स्पोर्ट्स के केस में डेप्रीशिएशन की वजह से है ही नहीं। यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस किस किस वजह से हो सकता है, मैं थोड़ा सा एक और चीज़ की वजह से टाइमिंग डिफरेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस के अगर कारण देखें ना तो टाइमिंग डिफरेंस एक तो डेप्रीशिएशन की वजह से होता है, क्योंकि डेप्रीशिएशन का रेट का फ़र्क होता है। एक ना बिजनेस के जो लॉस या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का जो लॉस होता है उसके कैरी फॉरवर्ड का डिफरेंस होता है, क्योंकि लॉस पिछले साल का था, इस साल कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट है या लॉस है। जैसे ये लॉस है, इससे पिछले भी लॉस था। अगर इनकम टैक्स के हिसाब से अगर प्रॉफिट भी होगा ना तो हमें टैक्स नहीं देना। अच्छा। क्यों? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड लॉस उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा। तो लेकिन किसी टाइम तो ऐसा अगर ये लॉस नहीं होता तो टैक्स देना होता, तो बाद में तो पे करेंगे ये। तो इसकी वजह से भी टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए टाइमिंग डिफरेंस जिन जिन चीज़ों की भी वजह से क्रिएट होता है, आप इसको इनकम टैक्स गूगल से, इनकम टैक्स की साइट से डिफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिफर्ड टैक्स कैलकुलेटर पे चले जाओ इनकम टैक्स की साइट से, और डिफर्ड टैक्स का कैलकुलेटर में जिन जिन चीज़ों की वजह से टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट होता है ना वो ये लिस्ट है। ओके। तो सबसे पहले तो स्टेटस ऑफ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी है, असेसमेंट ईयर 21-22 है, एस्टिमेटेड एनुअल टैक्सेबल इनकम, अब आपकी एज पर इनकम कितनी है, और इसमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको कितनी इनकम हो सकती है। अगर लॉस है तो भी या इनकम है तो भी दोनों ही पॉजिटिव फिगर लिखने। एज पर इनकम टैक्स एज पर वो तो अलग आएगी। हाँ अलग आएगी, तो वो टाइमिंग डिफरेंस का पहले से ही आप इफेक्ट डाल के यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डाल दो। तो उसको एस्टिमेटेड एनुअल टैक्सेबल इनकम, तो एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम इसमें जो एज पर कंपनी एक्ट है इसके हिसाब से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इसमें और ऐड करनी हो इनकम में एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और यहाँ हमने की ना हो, या कोई खर्चा हमने ना डाला हो अब डाल दें, या कोई खर्चा एक्स्ट्रा डाल दिया जो इनकम टैक्स, मतलब जो चीज़ें जहाँ कंपनी एक्ट में अलाउड होती हैं इनकम टैक्स में नहीं अलाउड होती हैं, जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होती कंपनी एक्ट में अलाउड होती हैं, जो भी चीज़ें, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें हैं वो आप बाद में डिटेल में कभी जाओगे तो कुछ चीज़ें इनकम टैक्स में नहीं अलाउड है पर नॉर्मल कंपनी एक्ट में अलाउड है, कुछ चीज़ें इनकम टैक्स में अलाउड हैं पर वो कंपनी एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो हम तो जो बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाते हैं, तो इस प्रॉफिट को इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लेके आना पड़ता है। तो वो लाने के, लेकिन वो डिफर्ड टैक्स के प्रोविज़न के अलावा या इनकम टैक्स के प्रोविज़न के अलावा, तो ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं है हमारे पास। तो यहाँ हम यही फिगर लेते हैं 90 केस, ज़्यादातर छोटी कंपनी के केस में ऐसा कोई चीज़ें होती नहीं है, तो हम वही 21,000 यहाँ पे एस्टिमेटेड एनुअल इनकम 21,000 6 रुपये है अपने आप ही। नहीं यहाँ आ रखी है ना कंपनी एक्ट में 21,006। अच्छा 21,006, ये तो नेट लॉस हो गया। हाँ लॉस ही है पर इसको पॉजिटिव में लिखा जाता है, नेगेटिव इसके आगे हम माइनस लिखेंगे तो लेगा नहीं, तो मतलब जो भी है वही लेना पड़ता है। और एक ये टोटल टर्नओवर 18-19 से 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, वो टिक ऑप्शन कर देंगे तो वो करंट टैक्स रेट अपने आप ले लेता है वो कि 26% टैक्स रेट लगेगा। अब हम इनमें से ऑप्शन चूज कर लेंगे। एम्प्लॉयज से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, फिक्स एसेट से रिलेटेड भी नहीं है इनके केस में, होता तो हम वही रिटन डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन की आती, तो ब्लेम स्पोर्ट्स में है डेप्रिसिएशन तो है ना, लेकिन तो भाई फिर एक और गड़बड़ है। ये जो डेप्रिसिएशन की आपने कैलकुलेशन की है ये एक ही एज प्रिंटर पर का कंपनी एक्ट की है, तो इसको एज पर इनकम टैक्स एक्ट करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी एक्ट के हिसाब से तो डेप्रिसिएशन की एंट्री, ये ब्लेम स्पोर्ट्स का पोर्टल है,
यहाँ पे डेप्रिसिएशन शेड्यूल फॉर्मेट्स फॉर्मेट्स में शेड्यूल में फिक्स्ड एसेट्स फिक्स एसेट्स चार्ट है। ये रेड क्यों है भाई? क्योंकि ये खत्म हो गया ना उसकी वैल्यू, इसी वजह से रेड है। बोला उसने कहीं पे? हाँ, जब भी वो आ रहा है 3 साल थी ना। हाँ हाँ। तो 2 एसेट्स हैं हाँ और इन एसेट्स पे एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कहाँ पे कैलकुलेट हुआ? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। इस पे बना ही नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। खत्म हो गई है। लेकिन एक चीज़ और है, इनके अंदर जाके ना हमें लेकिन वो तो फिर भी यूज यहाँ करते पे होंगे। ब्लॉक एज पर इन, हाँ यूज़ तो होएगा ही एसेट्स पर, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ख़त्म हो गई, मतलब रिजर्व्ड वैल्यू रह गई। हाँ। अच्छा, एक ये ब्लॉक जरूर डिटरमाइन करना चाहिए। ये ब्लॉक एज पर इनकम, देखो इनकम टैक्स के हिसाब से इसका ब्लॉक ये रेट वाले में आता है। तो क्या था, ये प्रिंटर है। प्रिंटर। यहाँ पे हमें एक बार सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा यहाँ पे कौन इनकम टैक्स के हिसाब से कौन से ब्लॉक में आता है। प्लांट एंड मशीनरी वाले ब्लॉक में आता है। ऐसे तो और भी मशीनरी प्लांट की तो अलग अलग रेट के साथ। हाँ मतलब जो जनरली हम लेते हैं प्लांट मशीनरी 30% रेट भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है। तो ये 30 यहाँ पे वाले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 15 46.38 दिखा 15 वाले में आएगा। वो इन कंपनी एक्ट का कंपनी। डेप्रिसिएशन रेट है। ये इनकम टैक्स के हिसाब से जिस कैटेगरी में आता है। 10% डाल दो, क्या जा रहा है? नहीं, जो इनकम टैक्स में अलाउड है ना, जो बोला हुआ है अच्छा, वही लेंगे आप। इधर कंप्यूटर का इतना ही होता ये है। गलत ले लिया। 40 होता है मेरे ख्याल से कंप्यूटर वगैरह का। का इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स का नहीं पता, जो CSC वाईफाई के कंप्यूटर वो होते हैं उनमें तो 40 कंपनी एक्ट में 40 है, इनकम टैक्स में 60% है। तो 40 डाल दो। नहीं तो यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स वाला लेना है, यहाँ डल रहा है। अब यहाँ तो डेप्रिसिएशन इसलिए रेट नहीं है कि वो तो पूरा जीरो ही हो गया, उसकी रेजिडुअल वैल्यू ही। उसका ऊपर वाले का होगा ना, फिर सिलेक्ट ऑटो नहीं मैनुअल हो गया। से सिलेक्ट यहाँ पे ऑटो डाल दो। हाँ ऑटो ही है, कुछ भी नहीं है उसमें। ये तो रहा, ये तो उसका टोटल है। टोटल में कुछ नहीं, ये तो एक ही लाइन है बस। हाँ पिंक वाली लाइन है। हाँ, ये कंप्यूटर है, टोटल अच्छा अमाउंट अच्छा है। अच्छा अच्छा। प्रिंटर डन। ये आवाज़ कहाँ से आती है? इसी में से आती है। अब ये तो कंपनी एक्ट के हिसाब से हो गया डेप्रिसिएशन शेड्यूल। इसका चार्ट निकाल लो तो वर्किंग कैलकुलेशन, वर्किंग ऑफ कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ वैसे भी प्रिंट चार्ट ये आपने निकाला ही था, उसी के हिसाब से फॉर द ईयर 1963। ये लास्ट ईयर का था। 247 इस साल का ऐड है, क्योंकि कंप्यूटर पे कुछ है नहीं, केवल डेटा इस कंप्यूटर पे है प्रिंट। तुमने यहाँ पे नाम तो एक ही लिखा, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे Last भी वही year का ही कैटेगरी था। डाला हुआ है। तो फिर तो ये तो प्रिंटर ही हो गया। लास्ट ईयर गई था। तो लास्ट ईयर में फिर मैंने कुछ add पहले किया। हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के हिसाब से इस पर क्या रेट लिया था। कहाँ पे इसका खोल रखा है क्या? बी दोनों फिर तो सेम ही है। नहीं, अलग अलग होंगे। पर आप प्रिंटर भी तो लिखना चाहिए ना फिर। हमने 19-20 में डेप्रिसिएशन फाइलिंग अटैचमेंट्स में वर्ड्स में क्राफ्ट में, अरे यार क्राफ्ट क्यों खोल रहा हूँ? आप वही, लोग बोल भी मैं- तो मैं- बोल ही नहीं रहे हो आप मेरे को। काम मैं कहाँ बोला आपने? मेरे दिमाग में क्राफ्ट चल रहा है, आप कह रहे हो बी। प्लेन, तो बी बोलोगे नहीं? बोलना तो पड़ेगा ही। तो यार कमाल है, मेरे माइंड में नहीं, दिमाग में कहीं ध्यान रहा तो बताओगे भी नहीं, चुपचाप पराफ कर रहे हो गलत बस। बात है। मुझे लगा कोई एग्जांपल दे रहोगे पर आपने कुछ तो पढ़ा। पूछ तो लो ना। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मेरा ध्यान होता मैं है। कह रहा अब था आईटीआर देख रहे हो, अकाउंटिंग है। मैं लास्ट ईयर का वो देख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन शेड्यूल की अकाउंटिंग कैलकुलेशन। 19-20 ये 19-20 का। depreciation। ये तो इस साल का है। 20-21 बैक करो एक बार। 19-20 हाँ इस पे डेप्रिसिएशन चार्ट दोनों होने चाहिए, एज पर इनकम टैक्स, एज पर कंपनी एक्ट। ओहो, ये तो मेहनत वाला काम है। ये आपकी जारी है सारी चीज़ें। एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये है, देखो यहाँ पे 180 डेज रेट 40% है।
और ये एक ही एसेट्स ले रखा है इनकम तो टैक्स में कंपनी भी। हो गया ना फिर, तो एज पर कंपनी एक्ट हुआ है। एज पर कंपनी एक्ट दो ले रखे सर, प्रिंटर एंड कंप्यूटर। हाँ वो आप ही तो एक ही कह रहे ग्रुप में एक ही कैटेगरी में अच्छा। ले रखे हैं ना। आप तो कह रहे हो 40% में 40%। 60% होता है ना। गलत बोल रहा था, रेट चेंज हो गया कंप्यूटर्स का। और इसमें 5 ईयर इसकी जो कैलकुलेशन है यहाँ पे इस तरीके से है। यहाँ पे वो नाम कुछ नहीं दे रखा है, मतलब मैं यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करती उसमें थोड़ी सी गलती होगी। ये भी उसी कैटेगरी में है, प्रिंटर भी कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग में ही है, दोनों चीज़ें एक ही कैटेगरी में हैं। तो एक ही कैटेगरी में एक ही ब्लॉक आएगा। और ये प्लांट एंड मशीनरी की बजाय इसको भी हम 40% वाले में लेंगे एज पर इनकम टैक्स। कंपनी एक्ट में तो अपने आप उसने ले ही लिया, 5 ईयर्स की लाइफ होती है कंपनी एक्ट के हिसाब से। तो अगर हम बैक जाएंगे तो यहाँ पे लाइफ लिखी हुई है उसकी एसेट्स की डिटेल में। जैसे प्रिंटर की लाइफ यूजफुल लाइफ आएगी। यूजफुल है 5 ईयर, नंबर ऑफ डेज ओपनिंग बैलेंस है। सिमिलरली इसकी भी वही है, 40% है। 50 कर दिया आपने। उसमें यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स ही था। कंप्यूटर की यूजफुल लाइफ 3 ईयर लिखी है और उसकी 5 ईयर्स लिखी है प्रिंटर की। कंप्यूटर की 3 वैसे होती तो नहीं। इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से हमने एक ही ब्लॉक में लिया है। कंपनी एक्ट में लाइफ अलग अलग ली है, प्रिंटर की 5 ईयर और कंप्यूटर की 3 ईयर। पर ये तो डेप्रिसिएशन हुआ एज पर कंपनी एक्ट जो हमने अभी खोला था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो अभी मैंने खोला था उसमें वही 247 रुपीज़ का इस पीरियड का डेप्रिसिएशन बनता है। एक पे तो 0 ही बनता है, इस पे बनता है उतने का ही। इसमें इन्होंने एंट्री डाल दी, जानवी ने इसकी कहाँ है कंपनी टैली आगे ये इसके बाद ये डेप्रिसिएशन की एंट्री इसने डाल दी थी प्रिंटर पे, ठीक है। और वही बन भी रहा है। अगर दोबारा भी देखेंगे तो यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन का कॉलम ये है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक पे 0 और उस पे 247 रुपये, ठीक है। इसने ये एंट्री डाल दी एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के हिसाब से मैं बता रहा था, इसमें यहाँ पे इनकम टैक्स में इसमें आता है एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन चार्ट में। और यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 40% लेकर इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर ले लेते हैं। चलो उससे कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम बैलेंस शीट। इंपोर्ट इसमें ऑप्शन ये है इंपोर्ट फ्रॉम बैलेंस शीट। इंपोर्ट फ्रॉम ये इंपोर्ट कौन सा आएगा? ये इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। ये तो नहीं, ये Excel इंपोर्ट डाल- फ्रॉम है। प्रीवियस ईयर आता है। तो ये गलती से ना पहले किसी ने करा होगा इंपोर्ट, तो गलत तरीके से कर दिया। तो एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ, सेलेक्ट करते हैं। इस पूरे डेप्रिसिएशन चार्ट को डिलीट करता हूँ। सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। ये स्पेक्ट्रम की आवाज़ है। नहीं वो आती करता है वो मेरे उसमें। पे भी आती थी आपको। इसको डिलीट करना पड़ेगा एक बार मेरे को, इस पूरे बिजनेस मॉड्यूल को डिलीट करना पड़ेगा इसमें। फिर से दोबारा बिजनेस मॉड्यूल में अब बिजनेस में जाऊंगा तो अब वो इंपोर्ट करना। वुड यू लाइक टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर? यस। वुड यू लाइक टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस डेप्रिसिएशन चार्ट? यस। वो पहले जिसने किया होगा ना तो उसने नो कर दिया था, इसलिए वो डेप्रिसिएशन चार्ट के डेटा उसने प्रीवियस ईयर से लिए नहीं खुद थे। ही तो बनाए। नील मत, आप नहीं समझे, दोबारा समझा देता हूँ, इसी वीडियो में फिर से देखो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस बिजनेस मॉड्यूल को, जो कि ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस मॉड्यूल है, इसका यहाँ पे बिजनेस मॉड्यूल है एक तरीके से, ठीक है। ये बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस का मॉड्यूल है स्पोर्ट्स का। मैं पूरे मॉड्यूल को डिलीट कर दिया। मॉड्यूल को जब मैंने डिलीट कर दिया तो बेसिकली अब जब मैं बिजनेस वाले उसमें आता हूँ तो ये हमेशा ये पूछेगा कि डेटा इंपोर्ट करने हैं क्या। अगर मैं नो कर दूंगा तो मॉड्यूल तो क्रिएट, मॉड्यूल का भी नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया। और अगर मैं यहाँ पे अब डेप्रिसिएशन चार्ट पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं आएगा। और अगर मैं ऑर्डिनरी में, अच्छा एक और चीज़ थी, दोबारा ऑडियो इंपोर्ट मैं यस कर देता हूँ नो करने के बजाय, और डेप्रिसिएशन पे नो कर देता हूँ, तो बिजनेस मॉड्यूल तो इंपोर्ट हो गया, पर डेप्रिसिएशन चार्ट
नहीं हुआ। नहीं मॉड्यूल हो, फिर यहाँ से मैं इंपोर्ट फ्रॉम बैलेंस शीट कर देता हूँ, नो रिकॉर्ड फाउंड, और पता ना वो कैसे हुआ कि वो नील आ गया, मतलब ये तो गलत हो गया कुछ। अरे क्या बटन दब गया इस पर, यहाँ पे ऐसे ही बना दिया कुछ, तो वो गलत बनाया हुआ था। मैं फिर से अब दोबारा बिजनेस मॉड्यूल को मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ। मतलब प्रोसीजर ये है कि जब नए साल में जाते हैं तो हम पहले बिजनेस में जब जाते हैं कंपनी के केस में, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, वुड यू लाइक टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर, हमें यस करना है। चार्ट प्रीवियस ईयर से यस करना है, उससे करने से फिर डेप्रिसिएशन चार्ट पे आएंगे, तो हमारा वो एज पर इनकम टैक्स वाला जो चार्ट था ना उसके हिसाब से आ जाएगा, अगर हम ये देखें। क्योंकि अब इनकम टैक्स के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस रिटर्न डाउन वैल्यू, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू जो है नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाती है। तो ये ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। फिर इसमें कोई सेल परचेज हुई है तो ठीक है, नहीं तो प्रीवियस ईयर में भी यही ओपनिंग थी, इसका मतलब तो यही हुआ। नहीं समझे आप फिर से। आपने बोला ना इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर किया है अब हमने, तो जो प्रीवियस तो ये ईयर का previous year क्लोजिंग की यही बैलेंस तो होगी। नहीं, जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, प्रीवियस ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन एडिशनल ये ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का 7,000 था। तो एज मुझे पर लगा अगर हम प्रीवियस ईयर का इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर ये प्रीवियस ईयर, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ट ये 20-21 का कैसे है, है, तो ये ओपनिंग है डब्ल्यूडीवी current तो year। ये असेसमेंट ईयर है। यहाँ पे एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि ईयर एंडिंग गलत लिख रहा है, 1920 असेसमेंट ईयर एंडिंग 2021। मैं एक बार प्रीवियस ईयर में जाके देख ही लेता हूँ इस चार्ट में कहाँ गड़बड़ है। एक बार यहाँ पे 20-21 असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 हुआ। ये ओपनिंग बैलेंस ये है इस साल का 19-20 फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। असेसमेंट ईयर 20-21, फाइनेंशियल ईयर 19-20। ये डेप्रिसिएशन चार्ट है। इनकम टैक्स में अलग आएगा डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से ये था, मतलब ये तो सॉरी इसी साल का अगर एज पर डेप्रिसिएशन चार्ट इनकम टैक्स। पहले तो आप दोनों चार्टों को समझो, मैं खोल रहा हूँ वर्ड में। ये है इसको मैं बताऊँ, ये तो अभी आपने बनाया था वो है, जानवी ने जो बनाया था वो है। ये दो चार्ट हैं, ये खोल दिया, ये जो खुला हुआ है ये यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग की बजाय फॉर असेसमेंट ईयर लिख देते हैं इसको। पोज करोगे इसको या कैसे करेंगे, तो मेरे को बात करनी जरूरी है। फोन जो आया इसको पोज होएगा नहीं, होएगा, हो जाएगा, पोज नहीं होगा ना। हो जाएगा ना। अच्छा मर भी जाएगी ना। चलो फिर बाद में मर्ज कर लेना, इसको सेव कर लो, रिकॉर्ड को रोक लो। उससे अच्छा इसमें से ही डिलीट कर देंगे जो नहीं डालना। अब आप ना, इसको सेव बंद कर लो। दो। मेरे को ये फोन ही कट गया, तो रहने दो, चलने दो, नहीं कर बंद हुआ। अरे बंद। तब ये आवाज नहीं। ये डेप्रिसिएशन चार्ट है इनकम टैक्स के हिसाब से, ये है कंपनी एक्ट के हिसाब से। इन दोनों में डिफरेंस सेम ही साल का है। ये भी ईयर 19-20, वो भी ईयर 19-20 का है। इसमें ग्रोस ब्लॉक दिखाया जाता है, फिर डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है, और फिर नेट ब्लॉक दिया जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 20, ये इन दोनों एसेट्स का टोटल 2657 है। पर एज पर इनकम टैक्स एक्ट रिटर्न डाउन वैल्यू 4246 है। थोड़ा फॉर्मेट अलग है, आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों का प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, वैल्यू अलग आएंगी। वो क्यों आती है मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन के रेट की वजह से। रेट अलग है तो फिर वैल्यू चेंज होती जाती है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट वैल्यू कुछ और रह जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कुछ अलग है। अब तो बात करने के लिए, हेलो